बताइएगा आप बिहार स्पेशल में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1937 में बने थे और 1935 एक्ट के तहत। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम रेणु देवी। और बिहार के प्रथम पुरुष में डिप्टी सीएम कौन बने? सुशील मोदी। ठीक है। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री यानी कि इंडिपेंडेंट सीएम महामाया प्रसाद सिंह। बिहार के पहले दलित सीएम भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। नेक्स्ट बताइएगा कि सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे यानी कि शॉर्टेस्ट टेन्यूर के लिए? सतीश प्रसाद सिंह। और सर्वाधिक समय वाले बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार उनका ये कार्यकाल उनको ओवर कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे। भारत में सर्वाधिक कालावधि वाले सीएम कौन बने हैं? पवन कुमार चामलिंग 24 साल तक। प्रथम गवर्नर बिहार के कौन थे? प्रथम विधानसभा स्पीकर रामदयालु सिंह। बिहार के प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुश्री राजेश्वरी सरोज दास। बिहार के प्रथम व्यक्ति जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम। और सासाराम से इनकी बेटी मीरा कुमार सांसद थी और प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर भी बने। अच्छा, बिहार के प्रथम व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष लेजिस्लेटिव काउंसिल के राजीव रंजन प्रसाद सिंह। और ये पूछे अगर कि लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम स्पीकर रामदयालु सिंह और लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद सिंह। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सैयद फजल अली। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनहर लाल दोषित। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड चामियार। बिहार के प्रथम व्यक्ति जो लोकसभा के अध्यक्ष बने, 5वीं लोकसभा के बलिराम भगत। और 2009 में बनी थी मीरा कुमार। ठीक है। बिहार के प्रथम व्यक्ति जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम व्यक्ति बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी और जिसको बख्तियार खिलजी जो है सो नष्ट कर दिया। अच्छा, बिहार में प्रथम ऑयल रिफाइनरी बरौनी में। और बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में 1978 में। नेक्स्ट बताइएगा, बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है निर्देशक गिरीश रंजन। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ाए। और बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रांता यानी कि इन्वेडर बख्तियार खिलजी। ठीक है। बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री रॉल्फ फिच जो अकबर के शासनकाल में आया था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक सर्वहितैषी और इंग्लिश डेली में छपने वाला सर्चलाइट। अच्छा, बिहार का विज्ञान केंद्र कहाँ है? साइंस सेंटर पटना में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम बिहारी कौन था? रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए। और प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार का बिहार बंधु। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875 से गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अच्छा, बिहार में सोने की खान कहाँ है? सोने की खान यानी कि गोल्ड माइन करमटिया गांव मुंगेर में। और प्रथम नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी बिहार में कहाँ बनी थी? आरा में 1865 ईस्वी में। प्रश्न मिल गया उस दिन वाला कि बिहार की प्रथम नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटी कहाँ बनी थी? 1865 में आरा में। प्रथम ऑनलाइन पंचायत बिहार में कौन है? भवानीपुर है, पश्चिम चंपारण में, बगहा 2 में पड़ता है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम बिहारी कौन है? रणधीर वर्मा। अशोक चक्र सेना में दिया जाता है। प्रथम जैविक गांव बिहार का कौन है?
केठिया गांव समस्तीपुर में, और 2006 में इसको घोषित किया गया। अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत का प्रथम राज्य जो जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो 2016 में सिक्किम। अगर संघ राज्य का पूछा जाए तो लक्षद्वीप। तो बिहार का प्रथम जैविक ग्राम केठिया या कोठिया गांव समस्तीपुर 2006 में, और इंडिया का प्रथम राज्य सिक्किम 2016 में, और भारत का प्रथम संघ राज्य लक्षद्वीप। तो देखिए, तो बिहार तो आगे है, 6वें में है इसको। अच्छा, बिहार के वर्तमान स्वरूप में आइए। बिहार क्षेत्र के लोगों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में बिहार के लोगों को किरात या कीकट कहा गया है, यहाँ के निवासियों को। ठीक है, बिहार का मतलब क्या है? या बिहार शब्द माने पेट काटा, बिहार का अर्थ है कि बिना पेट काटे हुए बिहार का अपभ्रंश है। ठीक है, और सप्तवर्णी गुफा कहाँ है? राजगीर में। और बौद्ध विहार जिसमें भिक्षु निवास करते थे बरसात के 4 महीनों के लिए, और यहीं से बिहार में ज्यादा बिहार होने के कारण बिहार कहलाया। तबाकते नासिरी नामक पुस्तक में बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है, और इस तबाकते नासिरी के लेखक मिन्हास सिराज हैं। अच्छा, इस क्षेत्र के लिए बिहार शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तबाकते नासिरी पुस्तक में और मिन्हास सिराज में, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अच्छा, 1390 में विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता में भी बिहार शब्द का प्रयोग मिलता है। ये मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। अच्छा, अकबर ने जो है बिहार को एक प्रांत कब बनाया? 1590 में। ठीक है। अच्छा, 1773 में बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल में मिला लिया, और उस समय दिल्ली में कौन मुगल सम्राट था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है। अच्छा, 1894 में बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र में बिहार को पृथक राज्य बनाने की मांग की गई। तो इस बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? महेश नारायण एवं सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है कि बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो महेश नारायण एवं सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी बिहार टाइम्स में 1894 में बिहार को पृथक राज्य बनाने की मांग की गई। अच्छा, और 1894 में डिप्टी गवर्नर कौन था? चार्ल्स इलियट। उसको ये लोग ज्ञापन जाके सौंपा। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पटना में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ठीक है, और अली इमाम, हसन इमाम और मजहरुल हक ने भी स्वतंत्र बिहार प्रांत की मांग की। तो जब ये प्रश्न पूछे कि निम्न में से किन व्यक्तियों ने स्वतंत्र बिहार राज्य प्रांत की मांग की, तो उसमें ये नाम रहेगा अली इमाम, हसन इमाम, मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा। क्या? अच्छा, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में कहा हुआ? पटना में। और इसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने अधिवेशन में पृथक बिहार के मांग के प्रस्ताव को रखा, और सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। 1908 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। ठीक है। अच्छा, 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार हुआ, वो क्रम से कौन सा दरबार था? तृतीय। उससे पहले पहला दिल्ली दरबार 1877 में लिटन के काल में हो गया था। वही लिटन है जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया, सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र कम कर दिया। और दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में करजन के समय में। और तीसरा हुआ 12 दिसंबर 1911 को तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल से बिहार सहित उड़ीसा को अलग कर दिया, और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई। अब आइए, 22 मार्च 1912 को पृथक या स्वतंत्र बिहार प्रांत की गठन की गई। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि बिहार प्रांत की गठन कब की गई? 22 मार्च 1912 को। ठीक है, और इसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन इसी दिन जारी की गई। इसीलिए 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 1 अप्रैल 1912 से इसकी उस समय शुरुआत की गई थी, लेकिन मनाने का निर्णय जब से नीतीश कुमार सीएम बने तब से इन्होंने लिया। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछे कि बिहार प्रांत की कार्य की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1912 से। और 22 मार्च को इसकी स्थापना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अच्छा, बिहार एक पृथक राज्य या प्रांत के रूप में अस्तित्व में कब आया? 1 अप्रैल 1912 को। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि अस्तित्व में कब आया या कार्य कब शुरू किया, 1 अप्रैल 1912, लेकिन ये कहेगा कि
बिहार को एक अलग प्रांत या पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 होगा। बिहार दिवस कब? 1 अप्रैल को। 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी दिन उसको एक अलग प्रांत के रूप में गठन किया गया था। लेकिन अगर ये पूछे कि बिहार प्रांत ने एक अलग राज्य के रूप में कार्य कर प्रारंभ किया या अस्तित्व में कब आया, तो 1 अप्रैल 1912 होगा। और इसी दिन मैंने कहने का मतलब है 1 अप्रैल को पटना सचिवालय ने कार्य शुरू कर दिया था। अच्छा, उड़ीसा को बिहार से कब अलग कर एक प्रांत बनाया गया? 36 में। और यह बिहार का प्रथम विभाजन कहलाया। बिहार का द्वितीय विभाजन 15 नवंबर 2000 को झारखंड से हुआ। ठीक है। और बिहार और झारखंड में उस समय 18 जिले थे। आज झारखंड में कितने जिले हैं? 23। और बिहार में कितने जिले हैं? 38। ठीक है। अब आइए यहाँ स्टोन एज में यानी पाषाण काल में, तो बिहार में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के मतलब साइट्स पाए गए हैं। तो पूरा पाषाण को पेलियोलिथिक में मुंगेर और नालंदा में, जहाँ से चाकू, हुप्स यानी कि खुरपी और कुल्हाड़ी भी पाया गया है। मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल स्थल मुंगेर में है। और नियोलिथिक चिरांद सारण में और चेचर वैशाली में है। और इसी चेचर वैशाली से पत्थर एवं हड्डी के औजार मिले हैं। ठीक है। उसके अलावा भीम बांध मुंगेर में है, भीम बांध जन्मे करते हैं। केऊर गया में है। सिनुआर जो है रोहतास से नव पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और बिहार में ताम्र पाषाण कालीन यानी कि चालकोलिथिक एज में के ताराडीह गया में, चिरांद सारण में, श्वेतपुर अथवा चेचर वैशाली में, मनेर पटना में और सिनुआर रोहतास में। और यहाँ तांबा एवं पत्थर दोनों के औजार मिले हैं। हड़प्पा कालीन के कोई भी स्थल बिहार में नहीं मिलता है। हड़प्पा काल का कोई स्थल नहीं मिलता है। ठीक है। वैदिक एज में आइए, बिहार क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में, मिन्हास सिराज के तबाकत नासिरी में, शतपथ ब्राह्मण में, विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता में भी। और ऋग्वेद में गंडक नदी को सादानीरा कहा गया है। ठीक है। महाजनपद कहलाइए 600 BC के आसपास। और भारत में उस समय 16 महाजनपद थे। और बौद्धों के ग्रंथ अंगुतर निकाय एवं जैनों के ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार बिहार से 3 थे उस समय, एक मगध, अंग और वज्जी। ठीक है। वज्जी संघ के बारे में आइए। इस क्षेत्र के 8 गणराज्यों ने मिलकर वज्जी संघ का निर्माण किया, जिसमें वज्जी, लिच्छवी यानी कि वैशाली, मिथिला यानी कि विदेह, कुंडग्राम यानी कि झांत्रिक, भोगा, कौरवा, इक्ष्वासु, इसी इक्ष्वासु के कौन थे? राम जी थे लोग कहता है। और शाक्य यानी कि गौतम बुद्ध के, हाँ, इक्ष्वाकु। ठीक है। अब आइए लिच्छवी में। ये तो हो गया हमारा वज्जी। वज्जी 8 राज्य संघों का गणराज्य था। ठीक है। लिच्छवी में आइए। लिच्छवी गणराज्य बिहार के वैशाली जिले में अवस्थित है और इसे विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र माना गया है। बार बार ये प्रश्न पूछता है कि विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र वैशाली को। और विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर कौन है, तो बनारस। बिहार के वैशाली जिले में अवस्थित है लिच्छवी और विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है। और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और आम्रपाली को नगर बधू की उपाधि भी वैशाली में ही मिली थी। ठीक है। मिथिला के विदेह में आइए। विदेह और मिथिला। विदेह वंश का प्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। और राजा शिरोध्वज जो थे, शिरोध्वज जनक, उन्हीं की पुत्री सीता यानी कि वैदेही थी। तो सीता माता का अन्य नाम क्या है? वैदेही। और इनके पिता का नाम क्या था? शिरोध्वज जनक। मिथिला के संस्थापक मिथि जनक थे। ठीक है। अंग में आइए। इसकी चर्चा महाभारत में है और कर्ण को इसका राजा बनाया गया था, अंग का। इसीलिए बार बार महाभारत में अंग राज कर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अंग की चर्चा का प्रथम बार अर्थवेद में उल्लेख मिलता है, महाभारत में भी और प्रथम बार अर्थवेद में भी। हाँ। और यह भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। अंग की राजधानी चंपा या भागलपुर थी। और चंपा या भागलपुर का वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद। क्लियर है? महागोविंद। हाँ। अंग की राजधानी चंपा या भागलपुर थी और इसी चंपा का वास्तुकार या योजनाकार किसने बसाया? महागोविंद। ठीक है। और बिंबिसार जो हर्यक वंश का था यानी कि प्रीतिहंता वंश का, उसी ने अंग को मगध साम्राज्य में ब्रह्मदत्त को हराकर मिला लिया। ठीक है। अब आइए मोस्ट इंपोर्टेंट, मगध 600 BC के आसपास। और मगध का प्रथम बार उल्लेख अर्थवेद में मिलता है।
आरंभिक विस्तार पटना एवं गया के आसपास का क्षेत्र मगध था और इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज, तीनों एक के नाम है। राजगीर कहिए, राजगिरी कहिए, गिरिब्रिज कहिए। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। शिशुनाग के समय में मगध की 2 राजधानियां थी, राजगीर एवं वैशाली, और राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। और मध्यकाल में बिहार की राजधानी पटना को पुनः किसने बसाया? 1541 में शेरशाह सूरी ने, और पटना को बिहार की राजधानी बना दिया। पटना का नाम अजीमाबाद किसने रखा? शाहजादा अजीम के नाम पर। क्लियर है? अब आइए बृहदत वंश, बृहदत डायनेस्टी। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश बृहदत ही था और जरासंध इस वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था। जरासंध कौन था? जरासंध जो कौन से का साला था? भीम के साथ जिसका हाँ युद्ध हुआ। जरासंध के बहनोई कंस था, आ कंस के बहनोई वासुदेव, आ कंस का भगिना कृष्ण। तो जब कृष्ण जी अपने मामा कंस को मार दिए तो जरासंध का बहनोई मर गया, तो उस जरासंध की बहन जो थी वो तो विधवा हो गई। तो इसीलिए बार बार जरासंध कृष्ण जी से लड़ाई करता था। तो मगध पर शासन करने वाला पहला वंश बृहदत वंश था और जरासंध इस वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था। जरासंध ने काशी, अंग, कौशल, कलिंग, कश्मीर के राजाओं को पराजित किया था। और बृहदत वंश का अंतिम शासक रिपुंजय हुआ और बृहदत वंश की राजधानी गिरिब्रिज या राजगीर थी। अब आइए हर्यक में, 543 से 413 बीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछा जाता है कि हर्यक वंश का शासन काल जो है वह 543 से 413 बीसी। इसमें 3 प्रतापी राजा हुए। पहला बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार जो है वह 52 वर्षों तक शासन किया और अजातशत्रु 32 वर्ष तक और उदयन 16 वर्षों तक। बिंबिसार ने क्या किया कि गिरिब्रिज को मगध की राजधानी बनाया और यहीं पर राजगृह का निर्माण करवाया, राजाओं का घर। वैशाली के चेटक के पुत्री चेल्लाना से कौन विवाह किया? बिंबिसार। यो ईशकबाज था और इसका बेटुआ ईशकबाज था, ये बुढ़ौतियों में विवाह करता था। कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकोशला से और मद्र यानी कि पंजाब की राजकुमारी क्षमा से, 3 राजकुमारियों से बिंबिसार ने विवाह किया। हालांकि देखा जाए तो एक प्रकार का राजनीतिक समझौता था। सर्वप्रथम युद्ध में हाथी का प्रयोग बिंबिसार ने ही किया। उसके बाद आइए हर्यक वंश का दूसरा राजा अजातशत्रु, जो 32 वर्षों तक शासन किया और इसका शासन काल है 492 से लेकर 460 बीसी। भगवती सूत्र के अनुसार वर्षकार इसके कूटनीतिक मंत्री यानी कि डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे। किसके? अजातशत्रु के। और इसी वर्षकार की सहायता से अजातशत्रु ने वज्जी संघ में फूट डाल दी और वैशाली लिच्छवी को मिला लिया, कब्जा कर लिया। महात्मा बुद्ध का समकालीन कौन राजा हुआ? तो अजातशत्रु। 483 में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति 483 राजगिरी में ही अजातशत्रु के शासन काल में ही हुई। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था और प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। क्लियर है? उदयन के बारे में आइए। उदयन कितने वर्षों तक शासन किया? 16 वर्ष, 460 से 444, और इसको उदय भद्र भी कहा जाता है। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने। चूंकि पानी की प्रॉब्लम ना हो इसी कारण गंगा के और सोन के संगम पर यह पाटलिपुत्र बसाया। सुरक्षा के कारणों से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई प्राकृतिक सुरक्षा चाहिए राजधानी बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि नदी है और उस बगल राजा का महल है, जब इधर से कोई आएगा दूर से हमला करने के लिए तो नाव उतना दूर से तो लाएगा नहीं, नदी किनारे रुक के क्या करेगा? नाव बनाएगा। तब तक ये लोग देख लेगा कि भाई नाव बनावता, तैयार रह। और ये जो है राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने बनाया और ये भी जैन धर्म का था। अब आइए शिशुनाग धर्म, 412 से 344। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट है यह। उसके बाद आइए काकवर्ण या कालाशोक, 394 से 366। कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजन किया गया 383 में, अर्थात 100 साल बाद। 483 में कहाँ हुआ था? राजगिरी में। इसके शासनकाल में अजातशत्रु। और द्वितीय 383 100 साल बाद कालाशोक या काकवर्ण के शासनकाल में हुआ, ठीक है, वैशाली में। और पाटलिपुत्र को मगध का अस्थायी राजधानी कालाशोक ने ही बना दिया। अब आइए नंदवंश में। नंदवंश 20 वर्षों तक शासन किया। किसको हत्या करके? नंदीवर्धन को। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन, उसको मार दिया। महापद्म नंद नंदवंश की स्थापना कर दिया।
इसका संस्थापक महापदम था और अंतिम राजा इसका धनानंद था, जो ब्राह्मणों की बेइज्जती किया था। किसका? चाणक्य का। लात मार के निकाल दिया था और उसी का बदला चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद को समाप्त कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। अब आइए जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, और उनको वर्धमान महावीर कहा जाता है। और ये 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। 540 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है। और वर्तमान में जो कुंडग्राम जो वैशाली में है उसकी पहचान बासु कुंड गांव से की गई है। ज्ञान की प्राप्ति जो है, इनलाइटमेंट, इनको जिम्भिका ग्राम जमुई में प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को। और रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यह रिजुपालिका नदी जो है वर्तमान में इसको कहा जाता है क्यूल नदी। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है पावापुरी राजगीर में इन्होंने शरीर त्याग किया। कब? 468 ईस्वी में, 72 वर्ष की अवस्था में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र और द्वितीय वल्लभी गुजरात में। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पेट्रोनाइज यानी कि संरक्षण दिया था। ठीक है। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे और वे दक्षिण भारत चले गए। नेक्स्ट पे आइए बौद्ध धर्म बिहार। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में अलार कलाम से पहली बार दीक्षा ली और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। पुनर्जन्म को माना गया किसमें? बौद्ध धर्म में, लेकिन आत्मा को नहीं माना गया। लेकिन जैन धर्म में पुनर्जन्म को नहीं माना गया। एक को याद रखना है, जैन धर्म में किसको नहीं माना गया? पुनर्जन्म को। अब पुनर्जन्म को किस में माना गया? बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म में क्या नहीं माना गया? आत्मा। देखिए कितना कंट्रोवर्सी है, पुनर्जन्म भी मांग रहा है, आत्मा भी नहीं मान रहा है। तो फिर आत्मा नहीं रहा तो पुनर्जन्म हुआ कैसे? बुद्ध ने रुद्रक राम पुत्र से भी राजगीर में शिक्षा ली। ठीक है। तो अलार कलाम से कहाँ शिक्षा ली? वैशाली में। रुद्रक राम पुत्र से राजगीर में। र से रुद्रक तो र से राजगीर। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना यानी कि लीलांजन यानी कि फल्गु नदी के किनारे हुआ। और ये कहाँ हुआ? उरुग्वेला, वर्तमान बोध गया में है। और पीपल जो है बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह भी है, पीपल का पत्ता। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में ये वैशाली पहुंचे और लिच्छवी वालों ने इनको बुलाया था और एक बौद्ध विहार बनाकर गिफ्ट भी किया था इनको। वैशाली में ही महात्मा बुद्ध ने संघ बनाया और उसी संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। और आनंद इनका चचेरा भाई के आग्रह पर इन पहली महिला जो है प्रजापति गौतमी उसमें शामिल हुई। और ये जो वैशाली जो पहुंचे थे ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में, और लिच्छवी वालों ने बुलाया और बौद्ध विहार गिफ्ट किया, उसका नाम था कुटाग्रशाला यानी कि मठ। इनकी मृत्यु जो हुई महात्मा बुद्ध की 483-80 वर्ष की अवस्था में। तो 80 वर्ष की अवस्था में किसकी मृत्यु हुई? बुद्ध की। अब 72 में महावीर स्वामी जैन धर्म। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 BC राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, शासक मगध का अजात शत्रु हर्यक वंश का। कार्य इसमें क्या किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति में 2 किताबों का संकलन किया गया, एक सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। इसमें उपदेश लिखे हुए हैं। द्वितीय बौद्ध संगति आई है 383 मृत्यु के 100 वर्ष बाद। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 वैशाली में हुआ। और इसके अध्यक्ष सबकामी थे और शासक मगध का कालाशोक या काकवंश शिशुनाग वंश का। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 BC में पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस था और मगध सम्राट अशोक था मौर्य वंश का। मौर्य काल आई है 321 से 187 BC, 146 वर्षों तक मौर्य काल रहता है। और भारतीय इतिहास के प्रथम वंश जिसका विस्तार लगभग संपूर्ण भारत पर था। पहला ये प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 BC 23 वर्ष तक शासन किया। इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मेगास्थनीज जो ग्रीक दार्शनिक था वो इसके दरबार में रहा 5 साल। और ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा? पोलीब्रोथा। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र एक खूबसूरत शहर था जो गंगा और सोन के संगम पर बसा था। पाटलिपुत्र नगर को सुरना एवं एकबतना जो ईरान का शहर था उससे मेगास्थनीज ने इसकी तुलना की थी। कहा कि पाटलिपुत्र सुरना और एकबतना से भी अधिक सुंदर एवं सुसज्जित है। खूबसूरत बताया क्योंकि वह ग्रीक से ईरान होते हुए स्थल मार्ग से भारत आया था। कौन?
मेगास्थनीज। अब आइए नेक्स्ट में, बिंदुसार उसका बेटा 26 वर्षों तक शासन किया और यूनानियों ने इसे अमित्र घात यानी कि दुश्मनों पर वार करने वाला कहा। किसको? बिंदुसार। बिंदुसार को। उसके बाद आइए अशोक। अशोक ने 40 वर्षों तक शासन किया। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेख के माध्यम से शासनादेश या राजकीय आदेश जारी किए। लौरिया अरेराज, लौरिया तो लौरिया पश्चिम चंपारण में, अरेराज मोतिहारी में पड़ता है। अभिलेख स्तंभ लेख हैं। और लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण पर मोर का चित्र है। रामपुरुआ पश्चिम चंपारण में बैल का है, जो अभी राष्ट्रपति भवन में उठाकर चला गया है। मौर्यों का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्योत्तर काल आइए पोस्ट मौर्य। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। कब? 78 से लेकर 105 एडी के बीच में। और यह बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले गया। मुर्गा भी कादू ले गए रहे। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और बौद्ध विद्वान अश्वघोष उठा ले गया। गुप्त काल में आइए। गुप्त कुषाणों के ही सामंत थे। चंद्रगुप्त प्रथम, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया। समुद्रगुप्त आइए। लिच्छवी दोहित्र यानी कि इसकी माता जो थी वह लिच्छवी की राजकुमारी थी, इसलिए लिच्छवी का बेटा ननिहर के तरफ से दोहित्र कहल जाला। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य, ये 40 वर्षों तक इसने शासन किया। और चीनी यात्री फाइयान 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। नालंदा, बोध गया, वैशाली भी गया। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के राजमहल को देवताओं द्वारा निर्मित बताया। किसने? फाइयान ने। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमार गुप्त आइए या महेंद्र द्वितीय। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त या महेंद्र द्वितीय ने की। उसके बाद कई गो शासक आए? नरसिंह गुप्त बालादित्य के शासनकाल में। नरसिंह गुप्त या बालादित्य के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण। हुण का नेता कौन था? मिहिर कुल, जो मध्य एशिया के चरवाहे थे, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है और नरसिंह गुप्त हारकर बंगाल भाग जाता है। तो हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? स्कंद गुप्त कहिए, कहीं स्कंद गुप्त मिलता है, कहीं बालादित्य मिलता है, कहीं नरसिंह गुप्त मिलता है। ठीक है, एक नाम है। गुप्तोत्तर काल आइए या परवर्ती गुप्त, इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। और इसी समय में महाबोधि वृक्ष को बंगाल के शासक गौण शासक शशांक ने नष्ट कर दिया। ये जो महाबोधि जो वृक्ष का है पौधा, ये श्रीलंका से आया है, लेकर आया है लोग, तब जाके लगाया है लोग। ये पूरा कटवा कटवा के फेंकवा दिलो। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन यानी कि जो थानेश्वर का राजा था के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग जब नालंदा आया तो नालंदा के प्रिंसिपल कौन थे? शीलभद्र थे। और ह्वेनसांग की किताब सी युकी में चर्चा किया है, इसका TSI लिखाता है। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय का खर्चा चलाने के लिए 100 राजस्व ग्राम दान में दिए। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। और किसने 100 राजस्व ग्राम दान में दिए? हर्षवर्धन। ठीक है। मध्यकाल में आइए। पालवंश। पालवंश का शासन वर्तमान बिहार और बंगाल पर था। और गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम पालवंश के प्रसिद्ध शासक थे। पहले आइए गोपाल में, जो पालवंश का संस्थापक था। 8वीं सदी में इसने स्थापना की, 750 से 770 एडी में। पालवंश का संस्थापक गोपाल। बिहार शरीफ को राजधानी किसने बनाया? कौन पालवंशीय शासक था? गोपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किसने की? गोपाल ने। और इसे जनता ने राजा बनाया था, जनता ने चुना था, क्योंकि अराजकता फैल गई थी। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि पालवंश का संस्थापक गोपाल, बिहार शरीफ को राजधानी बनाकर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किसने की? तो गोपाल ने। और इसको जनता ने मिलकर, जानते हैं सामंत था, तो इसको कहा लो कि अराजकता फैल गया है, तू राजा बनो ना। तो जनता ने राजा बनाया गोपाल को। उसके बाद इसका आया धर्मपाल, जो 40 वर्षों तक शासन किया। और इससे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किसने की? तो धर्मपाल ने। और धर्म, ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, यह तांत्रिक शिक्षा ब्रजयान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित था। और इसी में तारा देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है। उसके बाद आइए देवपाल। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। और बाद में एक और बंगाल का नवाब भी मुंगेर को, मीर कासिम, मुंगेर की राजधानी बनाता है। ठीक है। और देवपाल के समय में जावा के समकालीन शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर 5 गांव दान में दे दिया। नहीं समझे? ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी हुआ है कि किस किस पाल वंशीय शासक के शासनकाल में जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर 5 गांव दान में दिए, नालंदा विश्वविद्यालय खर्चा चलाने के लिए। देवपाल ने। हाँ, वो कहा इससे तो दे दिया।
अच्छा, उसके बाद आइए महिपाल। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है। कर्नाट वंश मिथिला वाले आइए 1097 से 1325। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव और इसका शासन था तिरहुत दरभंगा तक। गंगदेव ने सिमरावगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और नेपाल के तराई के जनकपुर के पास। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि कर्नाट वंशीय के किस शासक ने सिमरावगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, तो गंगदेव ने। उसके बाद आइए आया नरसिंह देव 1187 से 1225 और नरसिंह देव के शासनकाल में ही बख्तियार खिलजी जो है आक्रमण किया। नरसिंह देव ने क्या किया कि इसको नजराना देकर बख्तियार खिलजी को रोक दिया, लेकिन बख्तियार खिलजी चल जाता है यहाँ पर सिमरावगढ़ के पास, तो नरसिंह देव क्या किए, नजराना दे दिए कि भाई रहा पैसे नु चाहिए तरह। उसके बाद आइए हरि सिंह देव और ये समाज सुधार के लिए प्रसिद्ध थे। कर्नाट वंशीय राजा हरि सिंह देव समाज सुधार के लिए प्रसिद्ध थे और हरि सिंह देव के शासन काल में ही पंजी प्रबंध यानी कि वंशावली लिखने की परंपरा शुरू हुई, जिसको जेनियोलॉजी कहा जाता है। जाइएगा ना मिथिला के क्षेत्र में तो पूरा लोगों का खानदान का विवरण मिलेगा पंडित जी लोगों के पास। अब आइए आरंभिक तुर्क आक्रमण। तबाकत नासिरी के लेखक कौन है, मिन्हास उस सिराज। बख्तियार खिलजी तो था वह मलिक हिसामुद्दीन का सहायक था, यानी कि जनरल ऑफ अवध और या अवध के सेनापति का। और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा, बिहार शरीफ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय सबको नष्ट कर दिया। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन पर आक्रमण किया तो भाग गए। दिल्ली सल्तनत में आइए। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने बिहार पर आक्रमण किया। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने बिहार पर आक्रमण किया, प्रथम मुस्लिम आक्रांता जो बिहार पर आक्रमण किया, बख्तियार खिलजी। अच्छा, 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल के शासक हिसामुद्दीन को पराजित किया, लेकिन इल्तुतमिश के लौटने पर हिसामुद्दीन ने बिहार को कब्जे में पुनः ले लिया। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के हरि सिंह देव कर्नाट वंश के शासक को पराजित किया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रांतपति मजदुल मुल्क ने हरि सिंह देव को भी पराजित किया और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दरभंगा में जामा मस्जिद का भी एक निर्माण कराया गया। जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण या दुर्ग का किसने कराया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और तिरहुत से मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का प्राप्त हुआ है दरभंगा और मिथिला क्षेत्र से। इसका मतलब है इसका शासन यहाँ चलता था। बिहार में अफगान शासक आइए। तैमूर लंग जो आक्रमण किया 1398 में, उसके बाद बिहार में तुगलक वंश का विघटन हो गया, खत्म हो गया। बक्सर एवं दरभंगा के क्षेत्रों पर सरकी वंश के शासक जौनपुर वाले ने कब्जा कर लिया। सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। सिकंदर लोदी कौन था, लोदी वंश का। और इब्राहिम लोदी के समय दरिया खान नुहानी ने बिहार में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना कर दी। यही वह इब्राहिम लोदी है जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया। घाघरा में बाबर ने अफगानों को पराजित किया 1529 में और महमूद लोदी को हराकर बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रथम प्रशासक बनाया। तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर ने किसको बिहार का प्रशासक बनाया, जलाल खां को। हुमायूं और अफगानों के बीच देवरिया या दोहरैया या दौराहा का युद्ध 1532 में गोरखपुर देवरिया के पास लड़ा गया और बिहार में नुहानी साम्राज्य का अंत हो गया। शेरशाह का, ये शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था और ये सासाराम में इसके पिता जमींदार थे हसन खां, जो जौनपुर राज्य के अधीन सासाराम के जमींदार थे। और ये इसका जीवन काल 73 वर्ष का है। शेरशाह सूरी का 1472 में जन्म होता है, 1545 में खत्म हो जाता है। शेरशाह ने 1537 में बंगाल पर अधिकार कर लिया और चौसा बक्सर के पास 1539 में हुमायूं को पराजित किया और सुल्तान आदिल की उपाधि शेरशाह सूरी ने धारण की। शेरशाह ने पटना को बिहार की राजधानी बनाया और अब्दुल्ला ने अपनी रचना तारीखे दाऊदी में इसका वर्णन किया है। तो जब भी यह प्रश्न पूछा जाएगा कि शेरशाह ने पटना को अपनी राजधानी बनाया, इसकी वर्णन कहाँ मिलता है, तो तारीखे दाऊदी में, जिसके रचनाकार अब्दुल्ला थे। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। शेरशाह का जो टॉम्ब है, मकबरा, वह सासाराम में है और इस टॉम्ब सासाराम में जो मकबरा है उसके वास्तुकार हैं आर्किटेक्चर मीर मोहम्मद और अली वाल खान और यह लाल बलुआ पत्थर से अष्टकोणीय है। मुगल काल में आइए। बाबर के आक्रमण के समय बिहार पर अफगानों का शासक था और अकबर के शासन काल में
ताज खां करानी द्वारा बिहार में अफगान शासन की स्थापना की गई। दाऊद खां करानी ने स्वयं को मुगलों से स्वतंत्र रखने का प्रयास किया और दाऊद खां को दंडित करने के उद्देश्य से अकबर ने 1576 में बिहार पर आक्रमण किया और पटना को 1576 में जीत लिया। तो बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने पटना को कब जीता? 76 में। और अंतिम अफगान शासक बिहार का दाऊद खां करानी था। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अंतिम अफगान शासक बिहार का करानी था। बिहार को सूबा या स्टेट अकबर ने बनाया और मान सिंह को बिहार का सूबेदार बना दिया। ये वही मान सिंह है, ससुरारी के भतीजा। तो मान सिंह ने बिहार की राजधानी रोहतासगढ़ को बनाई और जहांगीर सलीम ने शहजादा परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये परवेज जो था ना, ये शहजादा शाहजहां जो खुर्रम था उसका भाई था। कैसा? जहांगीर के कई पुत्र थे? 4। खुसरो को तो मरवा दिया, अंधा को करवा दिया। शाहजहां यानी कि खुर्रम, परवेज और शहरयार का ही विवाह नूरजहां के बेटी लाडली बेगम से हुआ था। वो दोनों बचकाने हरकत था। तो जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया। ठीक है। शाह शुजा अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा और 1 करोड़ रुपये की लागत से पुनः पटना का निर्माण शाहजादा अजीम ने कराया। मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने पटना में अपनी ताजपोशी कराई थी। तो बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि वो मुगल बादशाह कौन है जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुख सियर, यानी कि घृणित कायर। अब ये सांस्कृतिक विकास में यानी कि कल्चरल डेवलपमेंट में, बिहार में 12वीं सदी में सूफी सिलसिला प्रवेश होता है और पटना के मनेर में इमाम ताज फकीह ने अपना प्रथम खानकाह यानी कि आश्रम बनाया। ठीक है। प्रारंभ में चिश्तिया सुहरावर्दी फिरदौसी सिलसिला बिहार में अधिक सक्रिय था और 14वीं शताब्दी में सरफुद्दीन याहवा मनेरी पटना के मनेर में फिरदौसी सिलसिला के सुप्रसिद्ध सूफी संत थे। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है कि फिरदौसी सिलसिला के प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो सरफुद्दीन याहवा मनेरी। 18वीं शताब्दी में संत दरिया साहेब का काफी बिहार में प्रभाव रहा और पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर फारसी यानी कि पर्शियन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। पटना के मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण इब्राहिम खां काकर ने कराया था। 1748 में हैबत जंग के मकबरे का निर्माण पटना में किया गया था। नवाबों के अंतर्गत बंगाल एवं बिहार आइए, वहीं सिराजुद्दौला ये सब। औरंगजेब की जब मृत्यु जाती है 1707 में, तो मुर्शीद कुली खान ने मुगलों को नजराना देना बंद कर दिया। तो 1773 से 1740 तक अलवर्दी खां बिहार का डिप्टी नवाब रहा। 1740 में अलवर्दी खां ने सरफराज को मारकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि अलवर्दी खां ने किसको मारकर बंगाल पर कब्जा कर लिया? सरफराज को। अलवर्दी खां ने जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार का डिप्टी नवाब बना दिया। चूंकि बंगाल पर पूरा कब्जा कर लिया और बंगाल के अंतर्गत ही बिहार उड़ीसा थे। अलवर्दी खां ने 1751 में मराठों को फतुहा यानी कि पटना के पास बुरी तरह पराजित किया। तो बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि मराठों को पटना में किसने बुरी तरह पराजित किया? अलवर्दी खां ने। ठीक है। और बिहार में सिख धर्म आई है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर पूर्व की ओर यात्रा पर थे भारत के, और बंगाल एवं असम की तरफ गए और इसी क्रम में जो है इनके बेटा 1666 में के दौरान पटना में उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। ठीक है। मॉडर्न बिहार में आइए, विदेशी कंपनियों का आगमन। बिहार में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। और इस क्षेत्र में उनका व्यापारिक केंद्र बंगाल था, हुगली वाला। चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले लेकर पटना आते थे पुर्तगाली, और यहाँ से बिहार से सूती कपड़े लेकर चले जाते थे। 1620 में आलमगंज पटना में अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र यानी कि कॉमर्शियल सेंटर खोला। फैक्ट्री नहीं कह रहा है, व्यापारिक केंद्र कह रहा है। कॉमर्शियल सेंटर खोला 1620 में अंग्रेजों ने। 1632 में डचों ने पटना में अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाया, नीदरलैंड। तो सबसे पहले फैक्ट्री किसने स्थापित किया? सबसे पहले फैक्ट्री अंग्रेजों ने खोला 1620 में। फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र में खोला? नहीं, सुनिए ना, वही ना, व्यापारिक केंद्र कहिए, फैक्ट्री कहिए, सब एक बात है। जो लिखा है सो गड़बड़ लिखा है। कई गो किताब से मिलाकर लिखा गया है कि 1620 में आलमगंज पटना में अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। उसके बाद 1632 में डच यानी कि नीदरलैंड ने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। तो सबसे पहले बिहार में आने वाले
विदेशी यात्री जो थे यूरोपीय में पुर्तगाली हुए, लेकिन सबसे पहले व्यापारिक केंद्र यानी कि फैक्ट्री अंग्रेजों ने खोली, उसके बाद डचों ने खोली 1632 में। 1774 में पटना में डेनमार्क यानी कि डेन वाले व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। आलमगंज व्यापारिक केंद्र के 1620 में ही बंद हो गया, उसी साल खुला उसी साल बंद हो गया, क्योंकि अंग्रेजों को दस्तक मिला था जिसे बंद कर दिया गया था। दस्तक मैंने बुझते हैं, प्रमाण पत्र की जा फ्री में बाजार करी है, व्यापार करी है। 1651 में अंग्रेजी कंपनी ने गुलजार बाग पटना में फैक्ट्री स्थापित किया और वर्तमान में यह सरकारी छापाखाना यहाँ चल रहा है। अब आइए ओपीएम यानी कि अफीम, इन्होंने बिहार के उन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित शुरू किए जहां अफीम उपजाया जाता था अंग्रेजों ने, और 1664 में जॉब चरनाक को पटना का फैक्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया। और यही जॉब चरनाक कौन है? जो कोलकाता नगर का वास्तुकार है। बक्सर का युद्ध है ये। अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, और ब्रिटिश हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी फ्री पास देना शुरू कर दिया। काहे के लिए? अंग्रेज फ्री पास लेके अपना हाँ मजा कर रहा है सब। किसका? मुगल बादशाह का। तो यो कहा हम दे तने अपना व्यापारिक है, खाली हमारे व्यापारिक टैक्स भरी है, तो इनका मजा कर बोलोगे। इससे नाराज होकर एलिस नामक जो था अंग्रेज अधिकारी, उसने 1763 में पटना पर अधिकार कर लिया। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम एवं एलिस के माने लड़ाई हो गया। इसी कारण जब पटना पर ही अधिकार कर लिया, तब बक्सर का नवाब का बंगाल का नवाब कहा मीर कासिम की इतना तार हिम्मत कि तू पटना पर अधिकार कर ले एलिस। तो क्या हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को दोनों पक्षों के बीच बक्सर में लड़ाई हुई, और भारतीय पक्ष में मीर कासिम बंगाल के नवाब, शुजा उदौला अवध के नवाब, और शाह आलम द्वितीय जिसका वास्तविक नाम अली गौहर था, मुगल बादशाह हाँ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने संयुक्त सेना को हरा दिया। और इसमें देखिए क्या था, नहीं इसमें 40,000 सैनिक जो था संयुक्त सेना का था, लेकिन 10,000 सैनिक किसके थे? अंग्रेजों के। देखिए हरा दिया। इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है? वेल ट्रेंड थे, वो ट्रेनिंग कैलर लसन मॉडर्न खानी। अरे भाई लोग लड़ते ना रहे, ये लोग खाए के मिल जाता, सूते के मिल जाता, पहने के मिल जाता, हर चीज बढ़ बा जानबे करते हैं। सूरा सुंदरी में डूबे रहना है। 2000 कितने सैनिक मराया था मैंने। अब आइए नोनिया विद्रोह। नोनिया जाति के लोग मुख्य रूप से सोरा यानी कि साल्ट पीटर बनाने का काम करते थे, और उस समय सारण, हाजीपुर, तिरहुत, पूर्णिया में सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। और ये डील डचों से करते थे, ज्यादा कर डील डच से करते थे। और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने सोरा व्यापार पर अधिकार कर लिया, चूंकि जीत लिया था। और 1770 में नोनिया जाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। जमींदारों का विद्रोह है, लैंड लॉर्ड रिवोल्ट। 1781 में बिहार में जमींदारों ने भी विरोध कर दिया, जिसमें इकबाल अली खां पटना के आसपास, नारायण सिंह सिरीसा कुदेब पटना के आसपास, और 1798 में अवध के नवाब वजीर अली ने विद्रोह कर दिया, और इनका साथ राजा मित्रजीत सिंह ने, जो टेकधारी बिहार के राजा थे। बहावी आंदोलन आइए, बहावी मूवमेंट। 1821 में सैयद अहमद बरेलवी पटना आए, और यही बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। और पटना बहावी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा पूरे भारत में, और यहाँ से आंदोलनकारियों को आर्थिक सहायता भेजी जाती थी, रुपया पैसा। 1863 में अंबाला एवं पटना में बहावी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया, और बिहार में अब्दुल रहीम अहमदुल्ला को काला पानी की सजा दी गई। तो यहाँ से ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में किस बहावी आंदोलन के नेता को काला पानी यानी कि सेलुलर जेल भेज दिया गया? अब्दुल रहीम और अहमदुल्ला को। और इस तरह से बहावी आंदोलन समाप्त हो गया। विलायत अली, इनायत अली, अली मौलवी इसके प्रमुख नेता थे, और यह एक प्रकार का सूफी इस्लामिक आंदोलन था। 1857 का क्रांति आई है नेशनल मूवमेंट में। 10 मई 1857 को मेरठ में 1857 की क्रांति शुरुआत हुई, और बिहार में 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी में झारखंड में होता है, और यहाँ पर 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने क्या किया कि मेजर नॉर्मन लेस्ली और सार्जेंट ग्रांट की हत्या कर दी। 16 जून 1857 को रेजिमेंट के 3 सैनिकों को फांसी दे दिया गया, और इसके बाद
इस देवघर के रोहिणी वाले रेजिमेंट को भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, पटना में 1857 का क्रांति आई। पटना में 1857 में पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई को आंदोलन की शुरुआत की गई और अफीम व्यापारी लोयल ने विद्रोह किया तो उसको मार दिया लोग। ओपियम ट्रेडर सैनिकों के साथ मारा गया। पटना में कमिश्नर विलियम टेलर ने वाइजुल हक, अहमदुल्ला और मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में 1857 की क्रांति और 25 जुलाई और दानापुर में भी 25 जुलाई को हुआ और 30 जुलाई 1857 को पटना, चंपारण और तिरहुत में मार्शल लॉ, सैनिक शासन लागू कर दिया गया। विद्रोहियों ने गया जेल से 400 कैदियों को छुड़ा लिया। तो जब भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने किस जेल से 400 कैदियों को रिहा कर दिया, गया जिला से। बाबू कुंवर सिंह आइए, जिसको बीपीएससी छोड़ता नहीं है, हर साल प्रश्न पूछता है। बाबू कुंवर सिंह वर्तमान शाहबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। 80 वर्ष की अवस्था में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से विद्रोह किया और 4000 से 10,000 सैनिकों की संख्या बढ़ा ली। बाबू वीर कुंवर सिंह पटना के कमिश्नर विलियम टेलर के पटना आने के प्रोग्राम या प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि हम भेंट करें ना जाए तो धोखा से बंदी कहीं बना ली। बाबू वीर कुंवर सिंह ने ही सबसे पहले आरा को अंग्रेजों से मुक्त कराया। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने सबसे पहले कहाँ के जगह को मैंने मुक्त कराया अंग्रेजों से, आरा को। आरा में दोबारा फिर आई है ना। ठीक है, जगदीशपुर में गोला बारूद की फैक्ट्री बनाई। लखनऊ में अवध रियासत से इनको सहयोग मिला। तो बार बार ये प्रश्न पूछता है कि गोला बारूद की फैक्ट्री बाबू वीर कुंवर सिंह ने कहाँ बनाई, जगदीशपुर में। सर्वप्रथम किसको मुक्त कराया, आरा को मुक्त कराया और लखनऊ में अवध रियासत से इनको सहयोग मिला। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन पलस डेम्स की सेना को पराजित किया और 22 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर में प्रवेश किए। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जगदीशपुर में कब प्रवेश किए, 22 अप्रैल 1858 को। और यहाँ पर लीग ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को इन्होंने पराजित भी कर दिया, लेकिन गोली लग गई तो मर गए 9 मई 1858 को। ठीक है, देखिए इनका क्रम क्या है। माने जो 1857 की क्रांति में है, इसमें किन किन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। दरभंगा के राजा, हटुआ के राजा, हथुआ, डुमराव के जमींदार, ऐसे राजाओं ने जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था। अमर सिंह क्या, ये अपने भाई यानी माने बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने विद्रोह को जारी रखा और शाहबाद क्षेत्र में दिसंबर तक इनका नियंत्रण रहा। अंततः विलियम टेलर और आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबा दिया और इनको नेपाल जाते समय नेपाल सरकार ने पकड़कर अंग्रेजों को दे दिया और गोरखपुर के सैनिक अस्पताल में गोरखपुर जेल अस्पताल में इनकी मृत्यु कथी से हो गया, डायरिया के कारण। अमर सिंह को गोरखपुर जेल में रखा गया, जहां पेचिस डायरिया के कारण 5 फरवरी 1860 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आइए ट्राइबल मूवमेंट यानी कि जनजातीय आंदोलन में। बंगाल एवं बिहार में नए नए बसने वाले जमींदारों को दीकू कहा गया। दीकू, हाँ, और दीकुओं और साहूकारों ने जनजातियों का शोषण आरंभ कर दिया और ब्रिटिश सरकार भी इन दीकुओं का साथ देती थी। सबसे पहले आइए रानी सर्वेश्वरी का आंदोलन। संथाल क्षेत्र के सुल्तानाबाद की रानी थी और 1781 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो जब भी यह प्रश्न पूछा जाए कि रानी सर्वेश्वरी का संबंध कहां से है, तो संथाल क्षेत्र के सुल्तानाबाद की रानी थी और 1781 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। उरांव विद्रोह हुआ, जिसके उरांव या तमार आंदोलन भी कहा जाता है। छोटानागपुर क्षेत्र में किसानों की जमीन पर जमींदारों यानी कि लैंडलॉर्ड ने कब्जा कर लिया। उरांव यानी कि तमार ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और यह विद्रोह 1789 से 1794 तक चला और ताना भगत इसके नेता थे। चेरों का विद्रोह है। पलामू के क्षेत्र जो था वो अवरख उत्पादक का क्षेत्र था। में चेर सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और 1802 में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी दे दी गई। तो चेर विद्रोह के नेता भूषण सिंह। पलामू का क्षेत्र इसका उत्पादक क्षेत्र है, अवरख का। संथाल विद्रोह 55-56 में आरंभ हुआ और यह विद्रोह जमींदारों, साहूकारों, ठेकेदारों, ब्रिटिश सरकार के नीतियों के खिलाफ था और सिद्धू कानू, चांद भैरव,
चारों भाई इसके नेता थे और 2 बहनें भी थी, फूलो जानो। दामन एको वर्तमान भागलपुर और बिहार में है और राजमहल झारखंड में है के क्षेत्रों में सल्तानों ने अपनी सरकार स्थापित की और इस आंदोलन को अंग्रेजों ने कुचल दिया। 1880-81 में फिर विद्रोह हुआ लेकिन दबा दिया गया। मुंडा विद्रोह आइए 1895 से 1901 के बीच मुंडा लोगों ने संगठित होकर विद्रोह किया और बिरसा मुंडा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बिरसा मुंडा का जन्म बताइए। रांची के चालकंद ग्राम में हुआ था 15 नवंबर 1876 को और इसी को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रतिवर्ष भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 नवंबर को हम लोग मनाएंगे। अच्छा, बिरसा मुंडा जो थे वो किसके शिष्य थे? आनंद पांडे के, पंडित जी के शिष्य थे। और यह आंदोलन एक प्रकार का सुधारवादी आंदोलन था और बिरसा मुंडा किसको अपना गुरु या देवता मानते थे? सिंह बोंगा को। और बिरसा ने सिंह बोंगा की पूजा पर बल दिया। बिरसा ने आदिवासियों को लगान नहीं चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया और 24 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1898 में पुनः इनको 3 साल बाद रिहा कर दिया गया। बिरसा ने गांव का दौरा किया और लोगों को आंदोलन के लिए प्रोत्साहित किया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को पुनः गिरफ्तार किया गया। कहाँ? चक्रधरपुर के जंगलों में और रांची जेल में इनको रखा गया और 30 मई 1900 को हैजा की बीमारी के कारण रांची जेल में मृत्यु हो गई। 1908 में छोटा नागपुर क्षेत्र में छोटा नागपुर काश्तकारी यानी कि टेनेंसी एक्ट लगा दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा आदिवासियों को उनकी भूमि पर खुदकत्ती का अधिकार मिल गया। खुदकत्ती का मतलब क्या होता है कि आदिवासी ये कहते थे कि जो भी जंगलों की भूमि है उस पर हम लोग का जो कबीला रहता है उसका सामूहिक अधिकार है, अर्थात भूमि पर सामूहिक अधिकार को ही खुदकत्ती प्रथा कही गई। और ब्रिटिशर्स कहते थे कि तोरा खुदकत्ती से हमारा मतलब नहीं है, ये एरिया हमार है, हमारा ऐसे टैक्स चाहिए। और उसी जमीन की खेती, देखिए खुदकत्ती का मतलब है कि उस जमीन की खेती जो करेगा वही उसका फसल काटेगा, अर्थात जमीन पर कानूनी संरक्षण जमीन का मालिक होगा जब तक वो रेंट देगा। तो अंग्रेजों ने इसको कैसे लागू किया? देखिए, कहने का मतलब है कि खुदकत्ती जो प्रथा था, तो नए जमींदार बस गए दीपू, अंग्रेज कहा कि तू हमरा के टैक्स दिया एरिया तोहार ह, तो जमींदारवा जाके कह सकी फसल बोले पड़ता का हमरा के टैक्स ना देबो तो काट लेम। ई कहलो कि भाई पर तो हमनी के बापे दादा खेती करता होता। तो बाद में जो इतना सब संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह वगैरह विद्रोह हुए तो अंग्रेजों ने 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया और इसमें कहा कि जमीन पर जो खेती करेगा वही उसका फसल काटेगा। तो कब तक काटेगा? जब तक वो हमको टैक्स देगा। बैठ बेगारी को साथ ही बैन कर दिया गया। जमींदार जो थे ना वो टैक्स भी लेते थे और उनके बेटी बहन के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे, उनके माल जाल तक खोल के ले आते थे और साथ ही उनसे बेगारी भी करवाते थे। ये तो यहाँ पे 9 जून ना वो ठीक है, वो क्लियर है, ये गड़बड़ नहीं, वो 9 जून छोड़िए ना, वो नोट्स नो है, नोट्स गलती नहीं लिखा जाता है, बहुत सोच समझ के लिखा है। ताना भगत आंदोलन आइए 1913 से 14 में आरंभ हुआ यह आंदोलन और वेल ऑर्गेनाइज था। जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि वह कौन सा आंदोलन था जो कंप्लीट रूप से पूर्व प्लान करके किया गया था, ताना भगत आंदोलन, ठीक है। और इस आंदोलन को राजेंद्र प्रसाद को और कृष्ण बल्लभ सहाय को इस आंदोलन में सहयोग मिला था। यानी कि 1913-14 जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो यह आंदोलन ताना भगत आंदोलन हुआ, वेल ऑर्गेनाइज था और इसके नेता जतरा भगत थे, शिबू माया देविया प्रमुख थे। यह आंदोलन स्वशासन और लगान नहीं देने से संबंधित था, यानी कि हम अपना शासन स्वयं करेंगे और टैक्स भी नहीं देंगे। ताना भगत आंदोलन में धर्म में ईसाई धर्म प्रचारकों के खिलाफ प्रचार प्रसार किया गया और विरोध भी किया गया। इस आंदोलन में संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया। इसका मतलब क्या है? संवैधानिक संघर्ष का रास्ता कौन अपनाता था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी। इसका मतलब नहीं है वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और इस आंदोलन के जो नेता थे वे राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण बल्लभ सहाय को अपना गुरु मानते थे, ठीक है। यानी कि ये लोग आंदोलन में ताना भगत में क्या किए कि विरोध किए, धरना दिए, सड़क जाम करना और भूख हड़ताल किए। देखिए, आंदोलनकारियों ने शराब की दुकानों पर भी धरना दिया ताना भगत आंदोलन में। ताना भगत आंदोलनकारियों ने असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सीडीएम चला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, उसमें भी इन लोगों ने अपना समर्थन दिया। ऐसे नहीं लग रहा है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है।
इन लोगों ने राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण वल्लभ सहाय को अपना आदर्श मानते थे। राष्ट्रवाद का विकास आई है। 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और बिहार के इसमें कई नेता भाग लेने पहुंचे और दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने कांग्रेस को रुपया पैसा दिया, आर्थिक सहायता दी। 1912 में बांकीपुर पटना में पहली बार बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और रघुनाथ नरसिंह माधोलकर यानी कि आर एन माधोलकर इसके अध्यक्ष बने और बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा को इस अधिवेशन का जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव बनाया गया। तो ये प्रश्न यहाँ से एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1912 वाला जो बांकीपुर पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें महासचिव कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और बाद में यही सच्चिदानंद सिन्हा क्या क्या बन गए? और स्थायी सदस्य बन गए। कहाँ के? संविधान सभा के। बहुत अच्छा। 1922 में गया में कांग्रेस का फिर दूसरा वार्षिक अधिवेशन होता है और उसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष बनाए जाते हैं और दुखित हो जाते हैं, विधानसभाओं में प्रवेश का मुद्दा पारित नहीं होता है, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कर देते हैं। स्वदेशी आंदोलन आई है मूवमेंट। बिहार में भी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट करेंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन में आइए, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में बंगाल विभाजन के निर्णय के बाद बिहार में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो गई। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास आरंभिक बिहार के क्रांतिकारियों में से थे। 1906 में बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी जो एक क्रांतिकारी संगठन का की स्थापना की और बिहार का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन था? रामकृष्ण सोसाइटी। स्थापना किसने की? बाबाजी ठाकुरदास। कब की? 6 में। और क्रांतिकारी आंदोलन के प्रचार के लिए इन्होंने मदरलैंड नामक पत्रिका आरंभ किया, जबकि द मदरलैंड मजहरूल हक का है। ये मदरलैंड है। 1908 में युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर पहुंचे और उनका उद्देश्य था कि किंग्सफोर्ड की हत्या कर देंगे, जो बदनाम जज था, लेकिन गलती से मारे बम तो पिंगले कनेटी की बेटी और पुत्री मारी गई। और इसी क्रम में प्रफुल्ल चाकी ने मुठभेड़ के क्रम में आत्महत्या कर लिया कि हम पकड़े नहीं जाएंगे जिंदा। और एक और व्यक्ति थे जो चंद्रशेखर आजाद, जो कहे कि हम जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे, अल्फ्रेड पार्क में। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। हालांकि खुदीराम बोस मात्र 14 साल के थे, लेकिन 18 को बताकर उनको फांसी दी गई। और महिलाएं एवं पुरुष बंगाल बिहार का क्या किए? खुदीराम बोस लिखा हुआ साड़ी मर्दानी पहनना शुरू किया। देखिए, इस घटना के बाद नलिनी बागची, छोटन सिंह, बटेश्वर पांडे और रेवती नांग जैसे कई बिहारी युवा क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए, दुखित होकर। रेवती नाग भागलपुर। 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक ब्रांच की स्थापना की। रेवती नाग ढाका अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे और भागलपुर में इन्होंने युवा क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को, यदुनाथ सरकार बक्सर और रेवती नाग भागलपुर। ठीक है। और पटना में अनुशीलन समिति की ब्रांच की स्थापना किसने की? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। पटना में भूपेंद्र नाथ दत्त ने भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संगठन, पुस्तक और युगांतर नामक समाचार पत्र भूपेंद्र नाथ दत्त एवं बारिंदर घोष निकालते थे और कहते थे खून के बदला खून लेंगे, तू फांसी दे तो हम तरह के गोली मारे। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, यही फिरोज शाह कोटला मैदान है जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक बहुत काम किया है। आम का क्वालिटी बढ़ाने के लिए बाग बगीचे लगवाया। दीवान इस्तिहाक की स्थापना की है जिसमें लोगों को पेंशन दिया जाता था। दीवान बंदगान बनाया जिसमें 1,80,000 दास थे। काहे दास को पोसता था? उसको डर था कि हमारा कहीं पद से दिल्ली के जो अमीर हैं, सामंत हैं, हटा न दे, इसलिए दासों को पोसता था। उसके अलावा दीवान खैरात की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने क्यों की? खैराती अस्पताल, नहरों की भी स्थापना की और बहुत सारा शहर भी बसाया, जैसे फिरोजाबाद, जौनपुर जैसे शहर फिरोज तुगलक ने बसाया। लगभग 300 नगरों का बसाया था। और जौनपुर किसकी याद में बसाया? जौना खान। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA है। और HRA की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल एवं चंद्रशेखर आजाद। लेकिन जब इसमें S जुड़ जाएगा, HSRA हो जाएगा, जब सोशलिस्ट जुड़ेगा तब भगत सिंह इसमें शामिल होंगे।
तो ये 1928 वाला है। और इसी में फरिंदर नाथ घोष बिहार के तरफ से शामिल हुए थे। तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई तो उसमें कौन बिहारी शामिल हुआ था? फरिंदर नाथ घोष। होम रूल लगाइए। पटना में 16 दिसंबर 1916 को एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना, एक ब्रांच की स्थापना की और इसके अध्यक्ष मजहरुल हक बनाए गए, सरफराज खां उपाध्यक्ष और चंद्रवंशी सहाय इसके असिस्टेंट मिनिस्टर बनाए गए। जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना की और एनी बेसेंट 1918 में 18 अप्रैल और 25 जुलाई को 2 बार पटना यात्रा की होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए। चंपारण सत्याग्रह आइए। अच्छा, कितना कट्ठा में 1 एकड़ होता है? 22 कट्ठा। 22 कट्ठा में 1 एकड़, 20 कट्ठा में 1 बीघा और 20 धुर में 1 कट्ठा। 1916 में पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी पुस्तक लिखी चंपारण में अंधेर के माध्यम से किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला और उन्होंने शोषित किसानों के लिए दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों का प्रयोग किया। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि किसने, पीर मोहम्मद मुनीस ने कहा कि किसानों के शोषित दशा के लिए दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों का प्रयोग किया, चंपारण। और पीर मोहम्मद मुनीस ने 1916 में कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश दिया गया? चंपारण में अंधेर, यानी कि डार्कनेस इन चंपारण। गांधी जी ने जन आंदोलन के रूप में यानी कि मास मूवमेंट के रूप में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? यही किया था, ठीक है। और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इसका प्रथम प्रयोग किया था उन्होंने। इस पद्धति के अंतर्गत यानी कि जो चंपारण में था 3 कट्ठिया पद्धति, इसमें किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ती थी 03/20 या भूमि के 15% भाग पर, माने 3 कट्ठा 15% हो गया। हाँ, 15% हो गया। नील की खेती नहीं करने वाले किसानों को लगान दर बढ़ा दिया जाता था, ठीक है, या विरोध करने वाले को। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में और इसी अधिवेशन में चंपारण के मुरली भरारवा गांव के रहने वाले राजकुमार शुक्ल पहुंचे, ठीक है। इससे पहले उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा था जिसमें बापू कहा था। लखनऊ अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद ने इस समस्या से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि चंपारण की समस्या से संबंधित प्रस्ताव को लखनऊ में किसने प्रस्तुत किया? ब्रजकिशोर प्रसाद। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध किया। तो जब बार पूछा जाता है कि किसने अनुरोध किया था, यह चंपारण में अकेला मर्द है, किसने कहा था? एमन ने, क्योंकि उसी से ही लड़ रहे थे और जब मर गए तो पैसा भी भेजा था श्राद्ध काम के। गांधी जी पटना कब पहुंचे? 10 अप्रैल 17 को और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे। गांधी जी ने अमोलवा गांव के संत राउत के यहाँ पहली बार ठहरे। अमोलवा गांव के संत राउत के घर में रुके और स्थानीय प्रशासन ने गांधी जी को चंपारण छोड़ देने का, चंपारण में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया। कानून के उल्लंघन के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार के डिप्टी गवर्नर एडवर्ड गेट ने गांधी जी के वार्ता के लिए उनको रांची बुलाया। 1916 में मामले की जांच हेतु FG सलाई जो मध्य प्रदेश के कमिश्नर थे, उनकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाई गई और गांधी जी इसके मेंबर थे और इसी समिति के सुझाव पर 3 कट्ठिया पद्धति को समाप्त किया गया और कहा गया कि जो भी आपने तवान या सरवेशी असूला है उसका 25% राशि वापस कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, JB कृपलानी, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण प्रसाद, बाबू गया प्रसाद और राजकुमार शुक्ल इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे। और चंपारण में गांधी जी पुस्तक को कौन लिखा है? अब आइए बंगाल माने किसान आंदोलन यानी कि पीजेंट मूवमेंट्स। बंगाल किराएदार अधिनियम, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ? 1885 में। यह प्रश्न BPSC में पूछा हुआ है। और बंगाल एवं बिहार में किराएदारों के अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया। 1867-68 में लाल सराय जो कोठी है पश्चिम चंपारण में, लाल सरैया, वहां पर किसानों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। दरभंगा महाराज के लठैतों द्वारा लगान वसूली के दौरान अधिक अत्याचार किया था, कहे ना, दरभंगा महाराज नहीं, दरभंगा महाराज के जो लठैत थे, कानूनी जो उनके अधिकारी थे, उनके द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जाता था। इसी से दुखित होकर स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी जिला के किसानों ने दरभंगा महाराज के खिलाफ
आंदोलन छेड़ दिया। और यह आंदोलन पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर यानी कि मपूस मुभा में चला। 1922 में दरभंगा महाराज ने एक प्रांतीय किसान सभा का गठन किया इस समस्या के समाधान हेतु। अगर दरभंगा महाराज के मन में कोई अगर रहता तो थोड़े एक प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करवाते। ठीक उसके एक साल माने उसी साल 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में किसान सभा की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता किसने की? देखिए खूब ध्यान से सुन लो। जब कहेगा प्रांतीय सभा तो क्या मारिएगा लो? दरभंगा महाराज, उन्होंने 22 में बनाया। जब कहेगा बिहार में प्रथम किसान सभा तो शाह मोहम्मद जुबैर अध्यक्ष, श्री कृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष, और ये मुंगेर में बना 22-23। लेकिन जब ये कहेगा कि प्रथम की बिहार प्रांतीय किसान सभा कहेगा तब होगा सोनपुर मेला के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती और उसका अध्यक्ष थे। और देखिए कार्यानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांस्कृतायन जैसे नेता भी बिहार किसान सभा से जुड़े रहे। और किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी 1932 में जमींदारों ने कहाँ बनाई थी? रांची में। 1929 में लखीसराय के बढ़ैया ताल में किसानों ने आंदोलन किया और कार्यानंद शर्मा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। मजदूर आंदोलन दलाइए काफी इंपॉर्टेंट है। 1919 में मुंगेर के जमालपुर में मजदूरों ने रेलवे में हड़ताल की। बिहार में अगर पहला हड़ताल मजदूरों का माना जाएगा तो मुंगेर के जमालपुर में मजदूरों ने रेलवे मेंस यूनियन में हड़ताल की। 1920 में व्योमेश चक्रवर्ती और SM हल्दर ने जमशेदपुर वर्क एसोसिएशन की स्थापना की और बिहार का यह पहला मजदूर का ट्रेड यूनियन था। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि बिहार का पहला मजदूर का ट्रेड यूनियन कब स्थापित हुआ? 20 में। किसने किया? व्योमेश चक्रवर्ती और SM हल्दर ने जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। अगर ये पूछेगा कि बिहार में पहली हड़ताल कब हुई तो 1919 में मुंगेर के जमालपुर में।